जब आप गोल्ड यानी सोना खरीदने जाते हैं तो आप ज़रूर देखते हैं कि आज सोना महंगा हुआ कि सस्ता हुआ। 10 ग्राम का दाम 92,000 है कि 95,000 है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सोने की कीमत आप रुपये में चुकाते हैं, जो सोना आप अपने पास की दुकान से खरीदते हैं, उसकी कीमत अमेरिकी डॉलर से तय होती है। आप अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं, उसकी कीमत अमेरिकी डॉलर से तय होती है। और यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। आज अमेरिका को इस ताकत के छीनने का डर सता रहा है। ट्रंप को लगता है कि आने वाले दिनों में उनका डॉलर कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के कई देश आपस में मिलकर के डॉलर की तर्ज पर खुद की करेंसी बनाना चाहते हैं। इनमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यानी ब्रिक्स देश सबसे आगे हैं अभी। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम कह दिया है कि ब्रिक्स देशों पर आने वाले दिनों में 10% अतिरिक्त ड्यूटी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे डॉलर उनका कमज़ोर होता है। अब आखिर ट्रंप ब्रिक्स देशों से इतना डर क्यों गए हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्या ट्रंप की चेतावनी के सामने ब्रिक्स देश टिके रहेंगे या शांत हो जाएंगे? और ट्रंप की चेतावनी का भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील पर क्या असर पड़ेगा? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले आखिर जान लेते हैं कि ब्रिक्स देश आखिर क्या है जिसको लेकर ट्रंप जैसे ताकतवर आदमी इतने ज़्यादा डरे हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, आपको अभी दुनिया का नक्शा दिखेगा। इसमें आप देखिए ब्राज़ील दिखेगा सबसे पहले, फिर यहाँ पे इंडिया आएगा, रशिया है, फिर यहाँ पे इंडिया आएगा, फिर यहाँ पे चाइना आएगा, जो ब्रिक्स के 4 शुरुआती देश थे। बाद में आकर के साउथ अफ्रीका यहाँ पे जुड़ गया। इसीलिए 5 देशों को मिला करके इनका शॉर्ट फॉर्म को देखेंगे BRICS ब्रिक्स कहते हैं। लेकिन आगे चलकर कई नए देश इसमें जुड़ते जा रहे हैं। ये इस ब्रिक्स की खूबसूरती है। वो नए देश में मिस्र हो, ईरान हो, इथियोपिया हो, UAE हो, तो ये सारे देश जुड़ते जा रहे हैं। इंडोनेशिया भी उसमें एक नाम है। अब ये सारे देश जब जुड़ रहे हैं तो ब्रिक्स एक बड़े ताकतवर संगठन के तौर पर निकल कर आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब ये जो है, इसमें आपको खास बात यह है कि इसके आप क्षमता को देखें तो क्षमता आपको बड़ी दिखेगी कि क्यों आखिर ट्रंप इतने ज़्यादा इसको गंभीरता से ले रहे हैं। पूरी दुनिया में जितनी आबादी है ना, उसकी 45% आबादी इन्हीं ब्रिक्स देशों की में है। GDP में, जो ग्लोबल दुनिया के GDP है, उसमें 40% हिस्सेदारी इन्हीं ब्रिक्स देशों की है। ग्लोबल ट्रेड में, यानी दुनिया भर में जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसमें 26% हिस्सेदारी इन्हीं ब्रिक्स देशों की होती है। अब ये ब्रिक्स देश आपस में मिल करके अगर खुद की करेंसी बना लेते हैं तो ट्रंप को दिक्कत यह है कि उनके डॉलर के वर्चस्व को चुनौती मिल जाएगी। इसीलिए वो भड़के हुए हैं। अगर ब्रिक्स देश आपस में खुद की करेंसी बनाते हैं तो डॉलर का इस्तेमाल 1/3 तक घट जाएगा। ये ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती है। और ब्रिक्स की जो करेंसी की बातचीत चल रही है, उसकी यूनिट नाम दिया गया है। तो ट्रंप इस ब्रिक्स की करेंसी यूनिट के बड़े खिलाफ रहे हैं शुरू से। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने कहा था कि हम इस पर, अगर ऐसा हुआ तो हम इस पर बड़ी ड्यूटी लगाएंगे। दरअसल ट्रंप नहीं चाहते हैं कि डॉलर को किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे कोई चुनौती यहाँ पे आता हुआ दिखे। और अभी जो है देखेंगे कि पूरे ग्लोबल ट्रेड में 80% से ज़्यादा ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है। और डॉलर को चुनौती दी गई तो जाहिर तौर पे अमेरिका की सुप्रीमेसी को खतरा हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत में भी 80% जो सेंट्रल बैंक करेंसी रखता है, फॉरेन करेंसी, वो डॉलर में होता है। और डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी आ जाएगी जिसकी बात ब्रिक्स कर रहा है, तो ट्रंप को इससे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो ये सारे मुद्दा है कि आखिर क्यों ट्रंप जो है वेस्ट के खिलाफ ब्रिक्स के एक ताकतवर ब्लॉक बनने से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं। तो आज आवाज़ अड्डा में इसी पर है खास चर्चा। और मेरे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी, जो कि पहले इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं और कई सारे ब्रिक्स देशों की बैठकों में ये शामिल हो चुके हैं। ब्रिक्स को काफ़ी करीब से देखा इन्होंने। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत जी हैं, जो कि ब्रिक्स देशों के कार्यकलाप पे, उनकी डिप्लोमेसी पे काफ़ी पैनी नज़र बना के रखते हैं। और GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी हैं, जो
ब्रिक्स देशों का जो कारोबार है और ट्रंप की जो नाराज़गी उस पर बड़ी पैनी नज़र रखेंगे, जो आपको बताएंगे शो में आगे चल करके। और जेएनयू में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, जो कि जाने माने शख्सियत हैं, इस पूरे क्षेत्र पर अपनी पकड़ रखते हैं। और ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन समीप शास्त्री हैं, जो अभी ब्रिक्स से लौट के ही दिल्ली पहुँचे हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में राजीव कुमार सर आपसे करना चाहूँगा कि ऐसे समय में जब ट्रंप हर देशों के साथ डील की बात कर रहे हैं, हालांकि डील कम या चेतावनी वाले डील ज़्यादा हो रही है, लेकिन ब्रिक्स की बैठक चल रही थी तो उनकी नज़र उस पर बड़ी तगड़ी थी। अब जिस तरह से बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि ब्रिक्स देशों से वाकई उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ये टेंशन ट्रंप की कितनी जायज़ है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और जो ट्रंप की टेंशन है या स्ट्रेस है या उनका जो जो रुख है, वो उसी किस्म का है कि कोई भी अगर मैदान में कोई एक बड़ा खिलाड़ी हो तो अगर कोई भी उसको चुनौती देने वाला दिखे भी कहीं दूर दूर से, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देता है। तो जो जो ट्रंप साहब का जो है बात वो ये कि उन्होंने देखा है कि कोई भी ऐसी गुट जो है या कोई ऐसा ब्लॉक या कोई ऐसी फॉर्मेशन बनने ही ना, जो कि डॉलर को एक तरह से जो है वो चैलेंज कर सके। और उनको ये लग रहा है कि ब्रिक्स जो है वो अभी, क्योंकि एक्सपैंड होकर ब्रिक प्लस में जो वर्ल्ड इकोनॉमी का अगर पीपीपी टर्म्स में देखा जाए तो 40% से ज़्यादा हो गया है, जो कि अभी अमेरिका का 26% ही है। और वर्ल्ड ट्रेड का शेयर जो है वो भी कोई 27-28% हो गया और बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो उनको ये साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में ब्रिक्स जो है वो एक पावरफुल और बड़ा सक्षम ग्रुप बन के उभरेगा। तो उसमें ये कैपेबिलिटी होगी कि वो अमेरिका का जो उनका जो प्रभुत्व है वो उसको चैलेंज कर सके। तो उसको वो चाहते हैं कि निप इन द बट जिसे कहते हैं वो करना, कि भाई उनको थ्रेटन करें जिससे लोग ब्रिक्स को छोड़ दें, उनके मेंबरशिप कम हो जाए वगैरह वगैरह। मगर ये बात मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी समझ है, अभी ब्रिक्स का कोई ऐसा बड़ा चैलेंज कि यूनिफाइड करेंसी ब्रिक्स की बन जाए और वो डॉलर को डिजेनरेट कर दे या चैलेंज कर दे, इसके इम्कान अभी बहुत इतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो होते होते ही होगा। तो इसलिए ये जो है वो प्रीमेच्योर प्रीएम्प्टिव मूड सा है, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर ट्रंप साहब कर रहे हैं तो खैर वो बहुत सारे और से काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में तो जो क्या टिप्पणी। लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अभी ब्रिक्स में तत्काल में नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्रिक्स अपनी कोई करेंसी डेवलप कर लेगा या फिर ब्रिक्स इतनी ताकतवर हो जाएगा कि ट्रंप को चुनौती दे सके या यूएस को चुनौती दे सके। इसके बावजूद इस तरह का रुख अपनाना ट्रंप का क्या इशारा करता है? क्या फ्यूचर में भी ऐसे ना सोचें? नहीं, सिर्फ ये इशारा करता है कि कोई भी पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई ऐसी ग्रुपिंग बने ही ना, कि जिससे कि कभी भी यूएसए की जो है वो उसका प्रभुत्व है उसको चैलेंज कर सके। मगर बात यह है कि ब्रिक्स में एक जो चीज जो हो रही है और होगी, वो ये कि बायलेटरल ट्रेड ब्रिक्स की कंट्रीज में वो अपनी अपनी किसी करेंसी में होना शुरू हो गया है और होगा भी। तो अगर यूनिफाइड करेंसी ना भी बने तो जो यूएस डॉलर का जो बहुत बड़ा एक जो रोल है कि 80% जो है वो वर्ल्ड ट्रेड का जो है वो डॉलर में डिनोमिनेट होता है, वो कम होगा। तो इस वजह से उनको थोड़ा सा डर लग रहा होगा। मगर ये एक बुलिंग टैक्टिक, मैं तो इसको एक बुलिंग टैक्टिक की तरह से देखता हूँ। और इसमें जो है वो और दूसरी चीज ये है कि एक मल्टीलेटरल ट्रेडिंग ऑर्डर अगर बनेगा आगे आके, जिसको ध्वंस किया है अभी, तो वो ब्रिक्स जैसी ही फॉर्मेशन उसको आगे बनाएंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ट्रंप साहब जो है वो इसीलिए कर रहे हैं कि ब्रिक्स को बढ़ने ही ना दें, और जल्दी से जल्दी अगर ख़त्म हो जाए या उसमें फूट पड़ जाए तो अच्छा है उनके लिए। हालांकि आपने 2-3 इंपॉर्टेंट बात कही। एक सवाल लेकर के आपके पास आऊँगा मैं कि ऐसे में इंडिया की रणनीति क्या होनी चाहिए, लेकिन जो आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ कही, इस पर मैं अपने बाकी पैनलिस्ट की राय जान लूँ। अजय श्रीवास्तव जी हैं। अजय श्रीवास्तव जी, ये कहना कितना सही होगा कि अभी ब्रिक्स दूर है अमेरिका को चुनौती देने से? बिल्कुल ठीक बात है ये,
देखिए, कोई भी करेंसी रिजर्व करेंसी बनती है ना, तो काफ़ी ट्रस्ट होना चाहिए, काफ़ी लिक्विडिटी मतलब बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए। अगर मुझे आज ब्रिक्स करेंसी या डॉलर खरीदना है किसी ट्रेड के लिए, तो अगर बहुत उसकी लिक्विडिटी अधिक होगी तभी मुझे प्रॉपर रेट्स मिलेंगे यूनिफॉर्म। तो अभी ब्रिक्स करेंसी अभी तो बनी नहीं, केवल वैचारिक लेवल पर है। बट ट्रम्प हुआ ये है कि ब्रिक्स करेंसी के नाम 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 हो रहा है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। हुआ ये है कि जो चाइना, रशिया, इंडिया, ये लोग अपना ऑयल ट्रेड काफी हद तक जो है लोकल करेंसी में कर रहे हैं, ये युआन में कर रहे हैं। ब्रिक्स नाम की कोई करेंसी अभी तक बनी नहीं। तो बेसिक ट्रम्प की प्रॉब्लम ये है कि अभी ये लोगों ने डॉलर के हट के करना शुरू कर दिया है। कल को ब्रिक्स करेंसी बनेगी, कल को बनेगी, तब प्रॉब्लम होगा। तो अब वो साफ साफ कह नहीं पा रहे हैं कि जो लोग जो है अपनी लोकल करेंसी में कर रहे हैं उनसे उनको प्रॉब्लम है। तो आज की डेट में फैक्चुअली ब्रिक्स करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये लोग लोकल करेंसी में कर रहे हैं। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सब लोकल करेंसी में ट्रेड जो हो रहा है, ये काफ़ी हद तक जो ट्रेड है ये अमेरिका ने फोर्स किया है कंट्री को करने के लिए। तो हुआ ऐसा कि देखिए, जब दो देश ट्रेड करते हैं तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, अगर मुझे डॉलर में पेमेंट करना है या युआन में करना है या यूरो में करना है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स कॉल्ड स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर इंटर बैंक टेलीकम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट में क्या होता है चल कि फाइनेंशियल जितना भी ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन है प्लेटफॉर्म करते जी हाँ, ट्रांजैक्शन उसके थ्रू होते हैं। ये जो है किसी एक देश का वर्चस्व नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन केवल फैसिलिटेट करने के लिए है ये सोसाइटी। तो अब ट्रम्प साहब ने क्या किया, उनका रशिया से झगड़ा हुआ, तो 2022 में कहा कि रशिया जो है स्विफ्ट पाइपलाइन को यूज नहीं कर सकता है। अब रशिया क्या करे? रशिया अपना ऑयल अगर बेचेगा, बाकी चीज़ बेचेगा, तो वो कैसे करेगा? तो फिर ये किया गया कि ठीक है, इंडिया अगर रशिया से खरीद रहा है तो क्या करे, इंडिया रुपीस में लेगा, और चूंकि इंडिया का इंपोर्ट बहुत अधिक है, सारा कुछ रुपीस से हो नहीं सकता है, तो थोड़ा दिरहम से करेंगे। चाइना ने भी ऐसे ही किया, वो रशिया से काफ़ी ऑयल खरीदते हैं, तो उन्होंने युआन से किया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग जा रहे हैं डॉलर से हटके, उसमें बहुत बड़ी वजह अमेरिका खुद है। उसने वेपनाइज कर दिया है स्विफ्ट को, उससे लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं और वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो भाई, इंडिया जैसा देश कभी भी ये सब काम नहीं, रशिया से हमेशा से हम लोग डॉलर में खरीदते थे, कभी रूबल में पहले बात करते थे, अधिकतर लोग डॉलर में ट्रेड करते पूरी दुनिया से। बट काफ़ी देश जो है वो फोर्स किए जा रहे हैं और अमेरिका उनके पीछे है। अमेरिका को समझना पड़ेगा कि ये स्विफ्ट जो है ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरी ग्लोबल प्रॉपर्टी है। अगर उसमें वो रुकेगा तो ये सब ऑप्शंस उतरेंगे और फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात कही प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब कि जो डॉलर है, डॉलर अगर ट्रेडिंग टूल्स हो, करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो तो ठीक है, लेकिन इसको आप अपने डिप्लोमेसी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तब दूसरे देशों को दिक्कत होगी। और ये कई बार देखने को मिला, रशिया के साथ हमने देखा, इससे पहले अलग देशों के साथ देखा। यही वजह है कि हर देश चाहता है कि अब डॉलर से जितनी दूरी बना कर रखे उतना ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक है कि जो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से ईरान को और रशिया को, जो दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं, अब ये स्विफ्ट से बाहर कर दिया अमेरिका ने, जिसको सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस कहते हैं। डॉलर ट्रांजैक्शंस उसमें यदि रशिया और ईरान नहीं कर पाएंगे तो उनको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और ये केवल अमेरिका के वजह से नहीं, रूस ने 2022 में ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा था कि हमें अपनी एक ब्रिक्स की करेंसी जारी करनी चाहिए, पर उस पर सहमति नहीं बन पाई है। भारत को लगता है कि चीनी युआन का प्रभाव ज्यादा हो सकता है, ब्राजील भी नहीं चाहता कि इस तरह से सीधा पश्चिमी देशों से टकराव लेने के लिए। और ठीक उसी तरह से जो 5 सदस्य हैं 2022 में जो थे, पहले तो उनका ही तालमेल नहीं है, और अब 5 सदस्य और जुड़ गए हैं, 11 पार्टनर नेशंस जुड़ गए हैं, 20 और देश जुड़ना चाहते हैं। तो अभी इस तरह की करेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। पर जो चिंता राष्ट्रपति ट्रंप की है वो 2-3 वजह से है। एक तो उनका अपना लगातार $1 ट्रिलियन का व्यापार में जो घाटा है अमेरिका का, वो उनका एक चिंता का विषय है। उनको लगता है कि सभी दूसरे देश जो हैं वो फायदा उठाते हैं अमेरिका का, इसलिए अमेरिका निर्यात नहीं कर पाता है, इसलिए उनके व्यापार में घाटा है। दूसरा, उनको लगता है कि जिस तरह से ये ब्रिक्स देशों में लगातार हम देखते हैं कि उनकी शख्सियत में परिवर्तनशीलता है,
प्रगतिशीलता है और उसके चलते पूरे विश्व में उनकी विश्वसनीयता बहुत बढ़ी है एक तरह से। तो आज नहीं तो भविष्य में ब्रिक्स जो कहता है कि हम पश्चिमी देशों के विरोध में नहीं है, पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार जरूर लाना चाहेंगे। तो ये भविष्य में किस तरह से ब्रिक्स देश प्रभाव अपना बढ़ाकर जो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको पहले से ही हाशिए की ओर धकेलते हुए जो उनको चिंता लगती है वो भविष्य को लेकर चिंता है। पर यह भी जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप तो भड़के ही हुए हैं। आप देखें अपने दोस्त देश जापान और साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ बढ़ा रहे हैं। यूरोप में ईयू के साथ नाराज हैं, नेटो के साथ नाराज हैं, तो ब्रिक्स के साथ भी नाराज हैं। वहां कारण उनके थोड़े से अलग है मुझे लगता है। तो यही है कि ब्रिक्स को भी बहुत ध्यान से चलना होगा कि किस तरह से लगातार आगे बढ़ते जाएं। और इसमें जो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड है वो अब करीब करीब $1 ट्रिलियन पहुंच चुका है पिछले 5 वर्षों में। वो बहुत तेजी से बढ़ा है और ठीक उसी जगह लोकल करेंसीज का यूज बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये जो ट्रेंड है जिसको हम कहेंगे वो चिंता है और व्यापार में घाटा है उसकी वजह से चिंता है। और उनकी जो रणनीति है मैं हमेशा कहता हूं कि वो बहुत सफल होने वाली नहीं है, चाहे वो प्रोटेक्शनिज्म को लेकर टैरिफ बढ़ाना हो जो कभी ऊपर कभी नीचे कभी आज कभी कल करते रहते हैं। अब 1 अगस्त की डेडलाइन उन्होंने दे दी है 9 जुलाई के बाद। और दूसरा उनका जो लगातार ये सैंक्शंस का इस्तेमाल करना है, ये इसके चलते ही केवल ब्रिक्स में नहीं बहुत देशों में ये सोच हो रही है कि किस तरह से अमेरिका पर अपनी निर्भरता चाहे वो डॉलर को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो या दूसरी तरह के नेतृत्व को लेकर हो, उससे किस तरह से अपनी निर्भरता को कम किया जाए। ब्रिक्स भी वही सोच रहा है। हाँ बिल्कुल। एम्बेसडर त्रिगुणायत और समीप मिश्रा जी आपके पास जाऊंगा। समीप शास्त्री जी माफ़ी चाहूँगा। इससे पहले राजीव कुमार जी एक सवाल आपसे है कि अभी ऐसे हालात में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? भारत की रणनीति मेरे जहन में तो काफी बिल्कुल साफ है। वो ये है कि ब्रिक्स की सदस्यता उसको बनाए रखनी चाहिए और अपना जो बायलेटरल ट्रेड है, चाहे वो रूस के साथ हो या चीन के साथ हो या और साउथ अफ्रीका किसी भी और या यूएई के साथ हो जो अब नया मेंबर बना है, उनको जितना हो सके अपनी लोकल करेंसी में करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो निर्भरता डॉलर पे कम होगी, वो बेहतर ही है। और साथ ही साथ ये भी है कि हम लोगों को, जैसा कि रिजर्व बैंक ने करा भी था, कि जो हमारे रिजर्व्स हैं विश्व के पूरे दुनिया के सारे रिजर्व्स में अभी डॉलर की 56% जो है वो उसमें 56% डॉलर के होते हैं। हमारे भी कुछ ऐसे ही होंगे। अगर उसकी जगह हम अपने रिजर्व सोने में करें, सोने के रिजर्व बढ़ाएं, गोल्ड रिजर्व बढ़ाएं, तो वो बेहतर होगा। एक रणनीति उसमें ये भी हो सकती है साथ में। और दूसरी आखिरी चीज़ ये है कि जैसा कि हमारे जो साउथ एशिया में अगर हम एक रूपी जोन सा बना सकें जिसमें कि अब इनफॉर्मल मार्केट को चलता भी है, हमारे पड़ोसी देशों में रुपए करेंसी चलती भी है, तो उसको अगर हम और फॉर्मलाइज करने की कोशिश करें धीरे धीरे तो वो भी बेहतर होगा। ये जो आधिपत्य है डॉलर का, उसको वो हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, अकेले बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, मगर उस आधिपत्य के जो नुकसान हैं और जो हमारी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ाने के जो तरीके हैं, वो रणनीति हमको अपनानी चाहिए। वो रणनीति हमको अपनानी चाहिए, लेकिन उसमें एक जो मुझे चैलेंज दिख रहा है एम्बेसडर त्रिगुणायत, वो ये कि ठीक है हम डॉलर से दूरी बनाएंगे, ब्रिक्स जैसे करेंसी को अपना सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स का एग्जाम्पल ले तो यहाँ डॉलर से छुटकारा पा करके चाइनीज करेंसी पर निर्भरता बढ़ने का खतरा एक रहता है। वो कितना हम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है? देखिए, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, भारत अभी तक ये डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि हमने 22 देशों और 23 देशों के साथ में बायलैटरल करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट्स, जो यूपीआई का अभी लास्ट में ट्रिनिडाद टोबैगो ने एक्सेप्ट किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत अपनी तरफ से बायलैटरल करेंसीज में, नेशनल करेंसीज में ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो खतरा है और जो बेसिकली हम लोग का जिस तरह का ट्रेड है चीन के साथ में, ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन से ज़्यादा का, वो एक बड़ी बात है। और आपको याद होगा कि जब हमें रूस को अपना पेमेंट करना था ऑयल के बारे में, जो हम वहाँ से लेते हैं लगभग 40-41% हमारा यूज़, तो उसमें एक बार रशिया ने ऑफर किया कि आप हमें युआन में पे कर दीजिए।
तो देखिए, भारत का वो जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन जो चीन के साथ में है, उसको लेकर के मैं नहीं समझता कि जो एक आधिपत्य को छोड़ के दूसरे आधिपत्य में आप आ जाए। जहां तक बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो वो सीधी बात है, बड़ी पुरानी कहावत थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, एक फिल्म थी। तो उनका सिर्फ ये है कि वो शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली एक डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद में उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। अब जैसे ब्रिक्स के बारे में उन्होंने कह दिया 10%, अभी कह रहे हैं कि अगर आप ऑयल खरीदोगे रशिया से तो 500%। आप ये सोचिए कि वो एक ऐसा देश है, जो हम ऑयल खरीदे हैं वहां से, रशिया से जितना खरीदा है, आज की डेट में भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा डीजल सप्लाई करता है प्रोसेस करने के बाद, वही रशियन ऑयल, और वही यूरोप में जाता है। तो उस चीज का कोई उनको मतलब नहीं है, इस चीज का। तो ये मैं समझता हूँ इस तरह की जो ये होने वाली है डी डॉलराइजेशन या अल्टरनेट करेंसी मैकेनिज्म्स, उसका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो उन्होंने किया रशिया के खिलाफ या दूसरे। मैं एक MEP जो यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर थे फ्रांस के, उनसे बात हुई मेरी एक बार, तो वो कहते हैं कि साहब हमें डर लग गया है, अगर आप रशिया का 360 बिलियन डॉलर को जब्त कर देते हैं, उसमें किसी भी कंट्री का जो डॉलर में रखा हुआ है, तो कल को हमारे पैसे भी इस तरह हो सकते हैं। तो एक जनरल फियर है ग्लोबल उसमें। इसीलिए ब्रिक्स की करेंसी कहिए, यूनिट कहिए, या ब्रिक्स मैकेनिज्म या ब्रिक्स पे, जैसे जीपे होता है उसी तरह ब्रिक्स पे की बात भी चल रही है। तो अगर वो हो सकता है तो मैं समझता हूँ कि देखिए, होना तो निश्चित है, लेकिन ये इतना जल्दी में नहीं होगा। और भारत अभी बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच इसके बारे में कर रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा अगर उसके ऊपर हमने बायलैटरल बेसिस पे एक्शन लिया है, तो मैं समझता हूँ भारत ने लिया है। ये भारत ने लिया है और भारत ने बहुत ही एक कह सकते हैं संतुलित रुख यहाँ पे अपना रहा है। हमारे साथ समीप शास्त्री जी हैं, जो कि ब्रिक्स से अभी भी लौटे हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन हैं। समीप जी, क्या चला वहाँ पे आखिर ब्रिक्स करेंसी या फिर ब्रिक्स के कौन सी ऐसी बात हुई जिससे ट्रंप साहब इतना गंभीर हो गए और सतर्क हो गए ब्रिक्स को लेकर के? ब्रिक्स का जब मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी, जब भी ब्रिक्स समिट होता है, अमेरिका को थोड़े बहुत टेंशन जरूर होती है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 70 साल से वेस्टर्न साइड डिक्टेट करते आई है डेवलपिंग इकोनॉमीज पे, अपना सारा हुकूमत चलाते हैं, वर्चस्व दिखाते आई हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोगों को मजबूर करता है एज ए डेवलपिंग नेशन कि हम लोग अब अपने बारे में सोचें। अगर आज हम ब्रिक्स का ब्लॉक को देखें तो हमारा सेल्फ कंजम्पशन पैटर्न, जो हम आपसी अपना खर्च, जो कंजम्पशन है, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो पूरा कर सकते हैं, और हमारे को एक्चुअली में अमेरिका की इतनी खास जरूरत अब नहीं रही। यही डॉलराइजेशन की जो बात कर रहे हैं, उसमें प्राइमरी चीज जो देखा जाए, ये स्टार्ट आज से नहीं, आज से 20 साल पहले हो गया, जब डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए, वो तब से स्टार्ट हो गया। पैरेलल इकोनॉमीज ऑलरेडी बन चुकी, जिसमें अमेरिका और चीन का बहुत बड़ा रोल था, जो वहां पे बहुत बड़े हब्स हैं, और जहाँ पे USD का ट्रांजैक्शन कम होके बिटकॉइंस और अलग अलग डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो किसी चुन देशों पे अपना डिक्टेटरशिप दिखाना, बिग डैडी बन के बताना कि अरे अब आप ये नहीं कर सकते, मैं आप पे ये कानून लगा दूंगा या आप पे सैंक्शन लगा दूंगा, अब आप स्विफ्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये सारी जो चीजें, अब वो समय नहीं रहा। आज की डेट में हर देश का अपनी आवाज है, चाहे वो छोटे से छोटा देश हो या बड़े से बड़ा देश हो। आज सबसे बड़ा खतरा उनके लिए ये हो गया कि भारत तीसरे नंबर पे ऑलरेडी आ गई इकोनॉमी, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी फैसले लिए हैं बायलैटरल जो ट्रेड करने के अपने लोकल करेंसी में, यही फ्यूचर है। और मैं सहमत हूँ अपने बाकी सारे पैनलिस्ट से कि ब्रिक्स करेंसी कहीं जल्द आते हुए नहीं दिखती, मगर ट्रेड और की ईज को, आप एक उद्योगपति के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इंडस्ट्री बॉडी से हूँ, मैं उद्योगपति के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, आज अगर कोई 1 किलो चावल भी भेजता है या 100 किलो चावल भेजता है, उसको अगर चाइना भेज रहा है, उसका US डॉलर कन्वर्जन करता है, उसका रेट फ्लक्चुएशन का लॉस झेलता है, फिर वो युआन में वहां पेमेंट होता है हाइपोथेटिकली। तो ये जो चीज है उसमें अननेसेसरली US रॉयल्टी खा रहा था, इतने सालों से खा रहा था। आज अगर बायलैटरल ट्रेड होता है तो उद्योगपति ज्यादा मुनाफा खाता है और बेटर ट्रेड कर पाता है और फास्टर ट्रेड कर पाता है, उसको डेली US रेट फ्लक्चुएशन से फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मूव है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सबको समझना पड़ेगा, और हमारे जो राष्ट्रपति हैं
ट्रम्प जी, उनको भी समझना पड़ेगा कि टैरिफ लगाने से कोई डरने वाला नहीं है, ये देश डरने वाले हालांकि देश यहाँ पे नहीं है, एक हर जो किसी को एक दिक्कत दूसरे की होती जरूरत है है। हाँ, ये जो आप सही कह रहे हैं कि हम लोग कई देशों के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आपस में करेंसी में हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन ये कितना फिजिबल है अजय श्रीवास्तव जी? अब चाइना का साथ देखें तो 99 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड डेफिसिट है, रशिया का साथ देखो तो 43 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। तो हम लोग बायलैटरल एग्रीमेंट कर भी लेंगे, आपस के करेंसी में लेन देन कर भी लेंगे, लेकिन एक सीमा तक ही हो पाएगा। ये पूरी तरह से सारे ट्रेड को कर पाएंगे, एक फिजिबल दिख रहा है आपको? देखिए, तो जैसे रशिया के साथ में हमारा काफ़ी बड़ा गैप है, हमारा इंपोर्ट काफ़ी अधिक 60 बिलियन डॉलर करते हैं, एक्सपोर्ट 3-4 बिलियन करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोकल करेंसी ट्रेडिंग से नहीं कर सकते हैं। तो रशिया के पास जो रुपीज़ हो रहे हैं इकट्ठे, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है बॉन्ड्स में या शेयर मार्केट्स में, या हो सकता है अच्छा। कल हम उनको सोना अपना देने को राजी हो जाएं उस वैल्यू का, व्हाई नॉट, ये सब कर सकते हैं। बट देखिए, ब्रिक्स करेंसी तो मैं सब लोगों से सहमत हूं कि अभी आने वाली नहीं है, केवल विचार के स्तर पे बात हो रही है, अमेरिका हो रहा है। लेकिन लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें लोकल करेंसी ट्रेडिंग कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो डॉलर में ट्रेड कैसे होता है हमको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक में साउथ अफ्रीका से मुझे, मान लीजिए कि 1 टन सोना खरीदना है मुझे, तो मुझे पैसे देने हैं, मेरे पास तो रुपया है, डॉलर तो है नहीं। तो मैं जाऊंगा बैंक के पास में, उनसे कहूंगा कि मुझे डॉलर दे दीजिए। तो मैं 1 टन का जितना भी डॉलर होगा उसके इक्विवेलेंट पैसे दूंगा और बैंक का कमीशन दूंगा 2 से 2.5%। यही जब ये डॉलर खरीद के उसको साउथ अफ्रीकन जो हमारा जो बायर सप्लायर है उसको पैसे देंगे, तो बैंक से वो जो डॉलर उसको मिलते हैं उसको वो रैंड में, साउथ अफ्रीकन जो करेंसी है रैंड, उसमें कन्वर्ट करेगा। बैंक वहां भी 2% लेगा। तो ये 4% जो है हमारा ट्रेड महंगा हो रहा है। अगर हम लोकल करेंसी ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ये 4% बचते हैं। इसलिए लोकल करेंसी ट्रेडिंग बिल्कुल जरूरी है, हर देश को ट्राई करना चाहिए। लेकिन उसके लिए डॉलर को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम जब रुपए को डॉलर में हम कन्वर्ट करेंगे, डॉलर से रैंड में होगा, तो डॉलर एक रहेगा बीच में। लेकिन हम करेंगे लोकल करेंसी में, तो ये जो आर्बिट्रेज है हमारा 4%, 2+2, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोकल ब्रिक्स करेंसी अभी नहीं आएगी, लोकल करेंसी ट्रेडिंग बढ़ेगी, क्योंकि ये लोगों के पैसे बचाएगी। अभी थोड़े लेवल पे शुरू हुई है, धीरे धीरे ये काफी अधिक बढ़ेगी, तो डॉलर का अपने आप थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि इसमें मेरा ये मानना है कि हम लोग कोई एक तीसरी करेंसी या फिर ब्रिक्स जैसी करेंसी को लाने की बजाय क्या हम लोग एक कोई बेंचमार्क डेवलप कर लें क्या, राजीव कुमार सर? जिस अभी डॉलर को हम लोग बेंचमार्क मानते हैं कि उसके जरिए रुपया कितना कमज़ोर है, कितना मजबूत है, युआन का क्या है, तो उस बेंचमार्क को मान के हम लोग ट्रेड करते हैं। तो हम करेंसी ना लाएं, एक ऐसा कोई इंडेक्स बना लें, उसके जरिए हम लोग उसके आधार पर हम लोग ट्रेडिंग करें। नहीं, उसके आधार पर ट्रेडिंग तो होती है, क्योंकि एसडीआर जो स्पेशल ड्राइंग राइट है आईएमएफ का, उसको बहुत बहुत सारे मुल्क उसको आधार मानते हैं और अपना एक्सचेंज रेट उसी के हिसाब से नापते हैं, डॉलर के हिसाब से नहीं नापते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक 8 करेंसी बास्केट से हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करता है और 18 करेंसी बास्केट से भी करता है। तो हम अपना जो एक्सचेंज रेट है वो उसी हिसाब से तोलते हैं। मगर लक्ष्मण, सबसे बड़ी हमें समझना चाहिए कि ट्रम्प साहब ये क्यों कर रहे हैं। वो ये कि जो ये डॉलर जब रिजर्व करेंसी होता है और डॉलर के साथ जो ट्रेड होता है, तो उससे डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती है और यूएस जो है वो अपने डॉलर छाप देता है और अपना डेट जो है उसको बहुत कम रेट पर वो अपना डेट बढ़ाता जाता है और उसका खर्चा होता जाता है। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में सीनरेज कहते हैं। इस सीनरेज का जो एडवांटेज है वो इतना बड़ा है कि कई बहुत ज़्यादा बिलियन, आई कांट, मुझे एकदम से ठीक फिगर नहीं आते, मगर उसको बहुत बड़ा ये बेनिफिट मिलता है। तो वो ये इस बात की आशंका को हटाना चाहते हैं कि हमारा सीनरेज का जो एडवांटेज है, अब आप बताइए, उनका डेट जो है वो जीडीपी से ज़्यादा हो गया है। उनका फिस्कल डेफिसिट करीब 6.5-7% की दर हो रहा है। ये सब वो इस चीज़ को बना पा रहे हैं क्योंकि डॉलर एक रिजर्व करेंसी है और डॉलर जो है वो एक सीनरेज उनको एडवांटेज देता है, जिससे उनका इन्फ्लेशन कम रहता है, उनका डेफिसिट फाइनेंस होता है और उनका कंजम्पशन बढ़ा रहता है। तो वो अभी से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई और सामने ना आ पाए। और मगर जो मैं देखता हूँ वो ये, जो उन्होंने अभी कहा है और बात है, वो एक धमकी है और उस धमकी को ठीक है
मगर जो ब्रिक्स के अपने कंट्रीज हैं और उनको अपनी एकजुटता और एक कोहेसिवनेस बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें किसी का आधिपत्य ना हो, लोग बराबर से सदस्य हों और बराबर का अगर ये कोलिशन कर सकेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फायदा होगा आने वाले दिनों में। जबकि पैक्स अमेरिकाना की हालत है वो जिस तरह से चल रही है, उन दिनों में, उस भविष्य में हमें ऐसा एक ब्लॉक अगर जो कोहेसिव हो और जो काम कर सके इक्वल, उसमें एक इक्वल मेंबरशिप के तौर पे, उसका पूरी दुनिया को बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपका इसमें कमेंट चाहूँगा कि डॉलर अगर कमज़ोर होता है तो अमेरिका की इकॉनमी के लिए बहुत बुरा होगा। जो डेट है उसको उससे फाइनेंस करते हैं और ये अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है आज की तारीख में, और ये चिंता को दूर करने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। क्यों कहना सही होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा लक्ष्मण। एक तो $1 ट्रिलियन व्यापार में घाटा है, और ये जो उथल पुथल हो रही है राष्ट्रपति ट्रंप की जनवरी से, उसके चलते डॉलर का जो है वो 10 परसेंटेज पॉइंट गिरा है डॉलर पिछले जनवरी से अभी जून तक। तो आपने जैसे कहा कि वो डेट रीपेमेंट में उनको उसको लेकर मुश्किल हो सकती है। और ये गिरावट आप देखें कि 1973 में निक्सन ने जब गोल्ड स्टैंडर्ड से करेंसी को हटाया था, तब इस तरह की गिरावट हुई थी डॉलर की कीमत में, और 1973 के बाद आज पहली बार हो रही है। दूसरी बात कि ये जो टैरिफ की बात हो रही है, 10% बढ़ेंगे, 200% बढ़ेंगे, 500% बढ़ेंगे, ये तो अलग बात है। पर इस सब उथल पुथल के चलते आज एक येल बजट लैब है अमेरिका में, वो करीब एक शताब्दी से इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स पर काम करती है, और उनके अपने एस्टिमेट में आज के समय में यूएस का एवरेज जो टैरिफ है वो 17.6 पहुंच गया है, जो अपने आप में पहले विश्व युद्ध के बाद जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तब उस वक्त अमेरिका के टैरिफ प्रोटेक्शनिज्म को लेकर टैरिफ बढ़े थे और 1930 के दशक के बाद आज ये 2030 के दशक में चल रहे हैं, हम 2025 में चल रहे हैं, वो आज टैरिफ बढ़े। उससे क्या होगा कि अमेरिका के व्यापार पर भी उसका असर पड़ेगा। जो जरूरत है वो ये कि अपने उत्पाद को, अपनी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में और अच्छा बनाएं, उसको कंपेटिटिव बनाएं, तब व्यापार बढ़ता है। दूसरे देशों को धमकाने से, डराने से, टैरिफ बढ़ाने से तो नहीं बढ़ता। उससे वही हो रहा है कि जब जिस तरह से आप प्रतिबंधन लगाते हैं दूसरों पर आप टैरिफ बढ़ाते हैं, तो फिर दूसरे देश विकल्प सोचने में व्यस्त हो जाते हैं कि किस तरह से इस मुसीबत से हटा जाए। और इसी में ब्रिक्स देश भी वही कर रहे हैं कि वो जो तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका अपना व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, और कम से कम आपसी व्यापार में वो कोशिश कर रहे हैं यहां तक हो सकता है लोकल करेंसीज को इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो ट्रेंड है इस तरह का, वो उनकी चिंता है, पर उसको सुलझाने में उनकी रणनीति बिल्कुल विफल है मेरे हिसाब से। उसका कोई भी अभी तक फायदा सामने नजर नहीं आता है, और कोई ना फायदा सामने नजर नहीं आया। लेकिन आप एम्बेसडर त्रिगुणायत, अभी भले ही जल्दीबाजी में, जिस जल्दीबाजी में ट्रंप हैं उसमें रिएक्ट करके कई देश उनकी बात मान भी लें कि ठीक है जो कह रहे हो मान लेते हैं, लेकिन जिस दबाव को अपना रहे हैं, जिस तरीके से अपना रहे हैं, आपको लगता है कि आगे चल के कई सारे देश जो थोड़े बहुत भी सक्षम होंगे अपना विकल्प तलाशना शुरू कर दिए होंगे अभी से, और आगे चल के कुछ ना कुछ अपना विकल्प अपना लेंगे? बहुत दिनों तक दबाव की रणनीति चलनी नहीं है। देखिए, जहां तक बात है, आज की डेट में ज्यादातर देश ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्फ्रंट करें डायरेक्टली, चीन को छोड़ के, टू ग्रेट एक्सटेंट। ज्यादातर देशों की यह है कि किसी ना किसी तरह से ये 3 साल निकाल लिए जाए। मेनली दैट इज स्ट्रेटेजी मोस्ट कंट्रीज, कि इसको कम से कम उसको डायरेक्ट कन्फ्रंट करें। लेकिन उस सब के बावजूद ये आपने सही कहा है कि ज्यादा से ज्यादा देश जो है वो ऑल्टरनेट करेंसी, पहले पुराने जमाने में बार्टर हुआ करता था ना, उसी तरह का एक वो है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो देश सभी कर रहे हैं, भारत तो बिल्कुल एक्टिवली प्रोएक्टिवली कर रहा है विदाउट कन्फ्रंटिंग ट्रम्प। अब वो जानते हैं इस बात को कि ऐसा होगा और अवश्य होगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो। और आप ये देखिए, जो आगे आने वाला जो दुनिया का जो सिस्टम बनेगा, उसमें जियो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये एक जो वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का था, ऑल्टरनेट करेंसी मैकेनिज्म्स हैं, उन सब का बड़ा काम रहेगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही। 74 में जब निक्सन ने
गोल्ड स्टैंडर्ड हटाया, तो उसको मदद करने के लिए कौन आए आगे? उस वक्त मदद करने के लिए आए गल्फ कंट्रीज, जिनके पेट्रो डॉलर्स ने डॉलर को सपोर्ट किया थ्रू आउट। डॉलर एक साइकोलॉजिकल करेंसी है बेसिकली। अब वो देख रहे हैं कि ये सारे कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी अपनी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है। वो ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिक्स के अंदर में, सीओ में, इन सब दूसरे जो नॉन वेस्ट या नॉन यूएस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें उनका रोल बढ़ा है। तो अभी अगर आप देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प जब सऊदी अरेबिया आए थे तो क्या कह रहे थे? हर कंट्री में जाके वो $500 बिलियन खर्च करेगा, ये इतना करेगा, मैंने $1 ट्रिलियन ले लिया। तो ही इज ट्राइंग के उसको रैप अप, किसी तरह से सपोर्ट मिले उनको अपनी करेंसी का। तो मैं समझता हूं कि सब देशों का इस वक्त कोशिश तो यही है कि किसी ना किसी तरह कर पाए, और उसके लिए भारत जैसे देश जो है उसको, इसीलिए हमारी जो ये यूपीआई सिस्टम है उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ी है सब जगह। आप ये सोचिए, चाहे वो यूएई के अंदर में है हमारा रूपी रियाल ट्रेड हो, चाहे हमारा दूसरा रशिया के साथ में ट्रेड है, तो 22 कंट्रीज, आई मीन व्हेन दे आर वर्किंग ऑन दिस। और अब देखिए इस ब्रिक्स के अंदर में 5 बड़ी बड़ी, सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज हैं वो प्रेजेंट हैं उसके अंदर में। चाहे चीन को देख लीजिए, भारत को देख लीजिए, इंडोनेशिया को देख लीजिए। और जहां तक हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात है, तो हमारे टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं वहां पर। वो आप देखिए, चाइना सबसे सेकंड नंबर पे हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएई थर्ड फोर्थ ट्रेडिंग पार्टनर है, सऊदी अरेबिया हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस तरह से मैं समझता हूं कि हमारे लिए तो ये जो, जैसा राजीव कुमार साहब ने भी कहा, कि हमें जो है ब्रिक्स में रहने में बहुत बड़ा फायदा है। और भारत इसीलिए ये जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी चलाता है, मल्टी अलाइनमेंट वाली, उसका लाभ इसी तरह होना है। और आप ये देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा देश आज की दुनिया, आज के टाइम पे कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जो भी अपना, किसी के आधिपत्य में ना आए। सबसे बड़ी बात यह है, तो अपना स्वामित्व बना करके रख पाए किसी भी तरह से। तो ये सबकी एक मैं समझता हूँ एक पहल है और सबकी कोशिश भी है, और उसमें भारत एक अच्छा रोल अदा कर रहा है। लेकिन इंडस्ट्री इसके लिए कितनी तैयार है? समीप शास्त्री जी, आवाज नेटवर्क चला गया था, बताइए। समीप शास्त्री जी, मैं पूछा था कि इंडस्ट्री कितनी तैयार है कि हम लोग आपस में करेंसी करके लेन देन करें, बार्टर सिस्टम जिसकी बात अभी कर रहे थे त्रिगुणायत जी, ये कितना संभव है? ये बहुत ज्यादा संभव है, और मैं सारे पैनलिस्ट से सहमत हूँ। और जैसे त्रिगुणायत जी ने बताया कि हमारी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, और हम लोग बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट इतना ग्रो किया, इसीलिए इकोनॉमी, हमारा टोटल इकोनॉमिक लेवल भी बढ़ा है। और एज इंडस्ट्रियलिस्ट, एज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हम लोग सारे तैयार हैं कि हम लोग जितना ज्यादा अपने करेंसी में ट्रेड करेंगे उतना बेटर, और बेटर हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा, और मिल भी रहा है। तो हम लोगों को कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आई है अभी तक कि हम क्यों डॉलर में नहीं कर पा रहे, या कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आई है हम लोगों की, और वो बेनिफिट इसका मिल भी रहा। लेकिन एक दो सवाल है कि आखिर ब्रिक्स बना कैसे, और बनने के पीछे क्या सोच थी, और उस सोच की तरफ हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, इसमें भारत की भूमिका क्या होगी, ये सवाल लेकर के मैं आऊँगा अजय श्रीवास्तव जी आपके पास और बाकी पैनलिस्ट के पास। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ब्रिक्स से ट्रंप इतना डर क्यों गए हैं। अजय श्रीवास्तव जी, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को कि आखिर ब्रिक्स का गठन क्यों हुआ था, और अभी ब्रिक्स क्या अपने मकसद में कामयाब हो रहा है? क्या वाकई उतना प्रभावशाली संगठन बन पाया है? लक्ष्मण जी, ये जवाब देने के पहले क्या मैं आपको ये बता दूं कि इंडस्ट्री इसको एक्सेप्ट करेगी लोकल करेंसी ट्रेडिंग को या नहीं? बस बहुत जल्दी में बताया था। देखिए, हमने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए आपको 100 रुपए में कोई चीज़ खरीदनी साउथ अफ्रीका से, आपको अगर वो 98 रुपये मिल रही है तो आप खरीदोगे ना। बस इंडस्ट्री को हमें बताने की जरूरत है कि उनको 2, 3, 4% का फायदा होगा, और वो सब के सब हो जाएंगे। आज अवेयरनेस नहीं है, और जो आरबीआई के थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस हैं वो बाकी हैं। एक बार सब आ गया तो सारे लोग ऑटोमेटिकली स्विच करेंगे, और हमारा मोस्ट ट्रेड लोकल करेंसी ट्रेडिंग में ही होगा।
तो सॉरी, अब मैं आपकी लेकिन बात मुझे एक का चीज़ जवाब समझा देता हूँ। दीजिए, नहीं उस जी पे आऊँगा मैं। एक चीज़ समझा दीजिए कि मान लिया जाए हमें साउथ अफ्रीका से सामान खरीदना है, हम साउथ अफ्रीका ने कहा ठीक है कि रुपया में पेमेंट आप कर दीजिए। अब उस रुपया को लेकर के साउथ अफ्रीका क्या करेगा? उसके यहाँ तो चलेगा नहीं, उसके देश तो में देखिए, वो हमारा सामान नहीं नहीं खरीदेगा नहीं, उस तो रुपये से, हाँ उसकी भी एक सीमा है। हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको, नहीं हमारा सामान नहीं खरीदेगा वो। हम डॉलर को बीच में रखेंगे लेकिन उसको यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हमें साउथ अफ्रीका को 100 मान लिए कि रैंड पेमेंट करना है और वो 1,000 रुपए के बराबर होता है। तो हम 1,000 रुपए को जो रैंड का एक्सचेंज रेट डॉलर के साथ में है उसको कैलकुलेट करेंगे और रुपए का डॉलर के साथ में वो करेंगे, और दोनों के बीच में हम फिर कैलकुलेशन करेंगे, रुपए और रैंड का निकाल लेंगे हम एक्सचेंज रेट, और डायरेक्ट रुपीज को हम रैंड में वो कर देंगे। तो बीच में एक कॉमन करे, एक वो वोस्ट्रो अकाउंट इस्टेब्लिश हुआ दोनों कंट्री का, एक दूसरे के यहाँ आरबीआई की परमिशन से इंडिया के। तो वहां पर ही सब करेंसी जमा होंगी और 3 महीने के एंड में सेटलमेंट हो जाएगा लोकल करेंसी में। मतलब अफ्रीका वाले को रैंड में पेमेंट मिल जाएगा, इंडिया वाले को रुपीज में पेमेंट मिल जाएगा। हमको डॉलर खरीदना नहीं है जो हम खरीद रहे हैं अभी। हम चूंकि साउथ अफ्रीका को पेमेंट करना है रैंड में, हम रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो फिर जो डॉलर ऐसा मिल करता रहा है बड़ा उसको रैंड इंटरेस्टिंग। में। हाँ हाँ, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं। मैं जरा इस पे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आपने सुना अजय श्रीवास्तव जी को, फिजिबल है आपके हिसाब से? मैं समझ रहा हूँ आप जो चिंता आप सामने हमारे साझा कर रहे हैं कि जैसे भारत और दक्षिण अफ्रीका में यदि सीधा भी आप करेंसी स्वैप करते हैं या करेंसी कन्वर्शन करते हैं, तो भी जो आप बात कर रहे हैं कि एक सीमा के बाद बहुत रुपए मान लीजिए जमा हो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, तो उसका वो क्या करेंगे? तो क्योंकि ये बाकी करेंसियां जो है वो इंटरनेशनल स्तर पर सब जगह मान्य नहीं है, सीमाओं में मान्य है। जैसे अभी एम्बेसडर त्रिगुणा कह रहे थे कि 22 देशों के साथ भारत अब ये संधि कर चुका है कि लोकल करेंसीज यहां तक इस्तेमाल हो सके, करेगा। तो ये जाहिर है उसके आगे चुनौती है कि आप मान भी लें सैद्धांतिक तौर पर कि आप अपनी करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, पर उसमें सीमाएं हैं, क्योंकि अपनी करेंसी जो आप इस्तेमाल करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जगह लागू नहीं होगी। तो दक्षिण अफ्रीका भारत के रुपए लेकर आप मान लीजिए अर्जेंटीना नहीं जा सकता, उसको केवल भारत के साथ ही निवेश करना होगा या व्यापार करना होगा उसको लेकर। तो लोकल करेंसीज इस्तेमाल हो सकती हैं, उससे समय की बचत होती है, करेंसी को कन्वर्शन में डॉलर में ले जाने में खर्चा जो है वो बचता है, पर उनको सीधा सामान आपस सस्ता मिलता है। में, हाँ, पर उसको सीधा आपस में तालमेल बनाना भी उतना आसान नहीं है। उसमें सीमा है, उसमें व्यापार में संतुलन की बहुत जरूरत है, जो अक्सर हम देखते हैं व्यापार में बहुत संतुलन नहीं रहता है। तो जहां ये अजय श्रीवास्तव जी जवाब अच्छा देना होगा, चाहते हैं इस पे। अजय श्रीवास्तव जी इस सीमा को तोड़ना चाहते हैं, बताइए अजय श्रीवास्तव जी। जी हाँ, तो देखिए ये चाइना ने ये सीमा तोड़ने की कोशिश की है। वो शंघाई में जो उन्होंने एक्सचेंज बनाया है उसमें जो वो लोकल करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं 10-12 देशों के साथ में, उन सबकी करेंसी बिल्कुल ओपनली ट्रेड होती है, सबको एक दूसरे का एक्सचेंज रेट मालूम है। तो अगर मेरा रशिया के साथ में डेफिसिट है भी, किसी दूसरे कंट्री के साथ में सरप्लस होगा और वो मिलाकर एक दूसरे से सेटलमेंट हो जाता है। तो चाइना ने ऐसा शुरू कर दिया है, इंडिया ने शुरू नहीं किया ऐसा। अगर हम लोकल करेंसी ट्रेडिंग करेंगे तो मल्टीपल करेंसी, मल्टीपल कंट्रीज विल कम टुगेदर, और बिना डॉलर को चैलेंज किए हम लोकल में करेंगे। प्रोफेसर एम्बेसडर त्रिगुणारायण जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें आप? बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर डिबेट को पहुंचाया जाए। बिल्कुल सही बात है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि बायलैटरल करेंसीज होती हैं, तो बायलैटरल करेंसीज खाली एक देश के साथ तो नहीं है ना। अब जैसे हमारी यूएई के साथ में रियाल की है, तो रियाल इज ऑल्सो कन्वर्टेबल। अगर आपके पास में जो रियाल होगा, आज आपका वो बराबर की रफली ट्रेड है हमारा फॉर एग्जांपल यूएई के साथ में, और वो हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो आप सोचिए अगर मान लीजिए हमने $100 की चीज उनको बेची, उन्होंने हमको $100 की रियाल में बेची, रुपीज रियाल का हुआ, तो वो रियाल हमें कहीं और भी यूज हो सकते हैं, उनको वो रुपीज किसी और जगह भी आ सकते हैं, दूसरे कंट्रीज उसको यूज कर सकते हैं खरीद के। तो एक तरह की ये मैकेनिज्म क्रिएट हो जाती है, इससे बास्केट ऑफ करेंसीज का भी अभी चल रहा है सिस्टम। तो उसी तरह का एक मैं समझता हूँ कि बन रहा है। ये नहीं है कि बिल्कुल आप लेकर के बैठे हुए हैं। हाँ, दूसरी चीज ये है, जैसे अब रशिया ने इसका बड़ा एक इनोवेटिव वे निकाला है, उनका तो बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेड है, बहुत पहले वो तो सोवियत टाइम से ही जानते हैं कैसे यूज करना है। लेकिन अब तक वो ये कह रहे थे कि भाई हमें आप जो पैसा है ये यूएई के थ्रू पे करिए या उसके, बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। वो देखिए वो प्रॉब्लम है सैंक्शन वाली, उनकी वो प्रॉब्लम नहीं है।
तो उस चीज को लेकर के हमने जो है अब उसको अपना कहा कि आप इन्वेस्ट करिए। अब उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग रास्ता निकाल लिया, अब उसको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह इन्वेस्ट करके उसका पैसा बना रहे हैं वो लोग, तो उनको फायदा हो रहा है उस चीज के साथ में, तो नहीं, हालांकि मैकेनिज्म बन अजय जाती है। श्रीवास्तव जी ने बड़ा एक पॉइंट, एग्जाम्पल दिया आपको चीन का। चाइना ने वहाँ, छोटी सी बात मैं आपको चाइना और ने, ऐड करना चाहता हूँ हाँ लक्ष्मण जी, एक हाँ छोटी सी बात हाँ जो आई नहीं है इसमें। भारत जो है हाँ बहुत हाँ सारे देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ हाँ डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट 161 कंट्रीज के साथ हमारा एग्रीमेंट है, हम उनको सप्लाई करते हैं। तब भारत ने ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है इसको रुपीज में डेजिग्नेट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमने मॉरिशस को दिया और अब हम जो दूसरे देशों के साथ में कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है और जो अनसर्टेनिटीज हैं उन सबसे बचा जा सके, और उससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उन कंट्रीज में वो और ज्यादा बढ़ेंगी। तो हमें जरूरत ही नहीं है आर्बिट्राज की यूएस डॉलर के थ्रू। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब कुछ बोलना चाहते, इशारा कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि आप लोकल करेंसीज को इस्तेमाल में लाएंगे तो आपकी जो डॉलर को कन्वर्शन है उसमें पैसे बचेंगे, समय बचेगा, तो वो जाहिर है कि प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। पर उसको किस तरह से आप करते हैं, जैसे चीन का उदाहरण दिया है कि उन्होंने कुछ एक तरह से बास्केट ऑफ करेंसीज बना लिया है कि देश आपस में तालमेल बनाकर किसी तरह से वो कन्वर्टेबिलिटी लिमिटेड स्टेज में एक सीमित तरीके से कर सकते हैं। पर आप इतिहास में एक उदाहरण देख सकते हैं, यूरो लॉन्च हुआ था देखें, और यूरो दुनिया में मान्य था, पूरे सभी देशों में माना जाने लगा था, पर यूरो भी जो है वो डॉलर को रिप्लेस नहीं कर पाया है। तो डॉलर की जो डी डॉलराइजेशन डिबेट है वो नारा ज्यादा है, मुझे लगता है खतरा कम है, नारा ज्यादा है। वो अपने आप में एक स्लोगन है कि डी डॉलराइजेशन होगा, और उसको खासकर चीन और रूस और बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं उसके बारे में कभी कभी। तो वो एक अलग स्तर पर वो राजनीति है एक तरह से जो रूस और चीन की अमेरिका के साथ चलती है। उसमें भारत लगातार संतुलन बनाने की कोशिश करता है कि हम नहीं चाहते कि इस तरह से एक और करेंसी डी डॉलराइजेशन की सोच को लेकर बनाई जाए। यदि ब्रिक्स का यूनिट बनता भी है तो उसका जो उद्देश्य है वो डी डॉलराइजेशन नहीं होना चाहिए। उनका उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे अपनी जो प्रॉफिट्स हैं, हमारी जो एफिशिएंसी है वो किस तरह से बढ़ सकती है, वो ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। पर कभी कभी रूस और चीन उसको डी डॉलराइजेशन का एक तरह से जामा पहना देते हैं और अमेरिका उसको लेकर हमेशा नाराज हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप उनको इशारा करके उनको टारगेट करके करेंगे तो नाराजगी जाहिर सी बात है। समीप शास्त्री जी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैं टोटली सहमत हूँ। बस टेक्नोलॉजी जी जो बात कह रहे थे उसको मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। जैसे रूस के साथ हमने तेल लिया, इनकी इन्वेस्टमेंट्स आए, रूबल्स काफी इंडिया में फंसे। जब उन लोगों ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई कि सारे इन्वेस्टमेंट करने लगे कंपनीज रशियन इंडिया के अंदर और ग्रोथ देखने लग गए, तो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जहाँ पे भी जिस करेंसी का अगर सप्लाई ज्यादा हो, इंडिया का जैसे किसी देश में ज्यादा फंसा हो, तो यहाँ से अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है और उद्योगपतियों को और दूसरों देशों में जाके काम करने का मौका मिलता है। अगर जब तक वो मैकेनिज्म बनता है कि जैसे चाइना ने बनाया कि मल्टीलैटरल करेंसीज को लोकल प्लेटफॉर्म में ट्रेड करने का जब तक बने इंडिया में, तब तक ये बहुत बड़ा और अच्छा ऑप्शन है, और जिसमें हम लोग बहुत सक्सेसफुल मॉडल रूस के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अजय श्रीवास्तव जी, चूंकि समय थोड़ा सा कम है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डिबेट पे दूसरे पहलुओं को लेकर के। अजय श्रीवास्तव जी, चूंकि आप काफ़ी दिनों तक ब्रिक्स को भी देखा है, संभाला है, तो अभी जो ब्रिक्स को आप देख रहे हैं, जो अभी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब कह भी रहे थे कि रशिया और चाइना कई बार इसको डी डॉलराइजेशन के नाम पर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते भी हैं, तो ब्रिक्स जिस मकसद से बना था अभी वहाँ तक पहुँच पाया है क्या? कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं? इसी मकसद तो ब्रिक्स का किसी को पता नहीं। ब्रिक्स तो क्रिएशन थी, एक मिस्टर जिम ओ नील थे, ये इकोनॉमिस्ट थे गोल्डमैन सैक्स में। तो बहुत सारे देशों को डेटा देख रहे थे, उन्होंने ये 4 देश आइडेंटिफाई किए, अपना ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। इन्होंने देखा ये सारे लार्ज पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं, इनकी ग्रोथ फास्ट है, लेबर जो कॉस्ट है इनके यहाँ सबके यहाँ कम है, ये सारे के सारे अनरिप्रेजेंटेड हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में। तो उन्होंने कहा, प्रोजेक्शंस किए कि 2050 तक इनका सिग्निफिकेंट रोल होगा वर्ल्ड इकोनॉमी में। उन्होंने कॉइन किया वर्ड ब्रिक्स, और 2001 से 2006 तक ऐसी किताबों में पढ़ा रहा ये वर्ड। 2006 में ये चारों नेशन ने सोचा कि मिलते हैं, तो इन्होंने मिले ये लोग
छोटी मोटी बातें हुई। 2010 में साउथ अफ्रीका उसमें जुड़ गया, और फिर थोड़ा चाइना ने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो इन्होंने ब्रिक्स करेंसी की बात की, ब्रिक्स बैंक की बात की, आपस में कोऑपरेशन की बात की, उस तरह शुरू हुआ। तो ये ब्रिक्स का ओरिजिनल जैसा कोई भी उसमें फंडामेंटल ये पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट था नहीं, ये तो एकेडमिक कंस्ट्रक्ट था जो कि पॉलिटिकल बनाया जा रहा है अभी। तो इंडिया इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इंडिया चाहता है कि एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म हो, डिफरेंट वॉइस हो मल्टीपोलर वर्ल्ड में, इसलिए। बट अगर कोई ये चाहता है, चाइना ये चाहता है इसको एज ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म यूज़ करें, या इसको अपने प्रोजेक्ट जैसे बेल्ट एंड रोड को प्रमोट करने के लिए यूज़ करें, तो इंडिया इन सब चीज़ों से दूर रहता है। इंडिया इनफैक्ट डी डॉलराइजेशन को भी सपोर्ट नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों से ब्रिक्स के कुछ मेंबर्स इंडिया से अंदर अंदर नाराज रहते हैं, सामने सामने तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो अगर आपकी बात को मैं दोहराऊं तो मैं कहूँगा ब्रिक्स तो एकेडमिक कॉन्सेप्ट था, और इसके लोग देखिए, आप इसकी मैप की आपने लोकेशन दिखाई थी शुरू में, जोग्राफिकल कंटिन्यूटी तो है नहीं, कोई भी समानता नहीं है इन देशों में, एक्सेप्ट कि जो कि एकेडमिकली पाई गई थी। बट फिर धीरे धीरे चीन ने इंटरेस्ट लिया, बाकी देश ने इंटरेस्ट यहाँ तक पहुँच गया है। एक आखिरी सवाल आपके पास लेके आऊँगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊँगा, कि जिस 10% एक्स्ट्रा टैरिफ की बात कर रहे हैं ट्रंप कि ब्रिक्स देशों पे हम लगा सकते हैं, वो अगर लगाते हैं तो भारत जिस ट्रेड डील की बात कर रहा है यूएस के साथ, वो कितना प्रासंगिक रह जाएगा? तो लक्ष्मण जी, ये ब्रिक्स करेंसी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है मेरे हिसाब से, आगे 20-50 साल तक एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वो किस बात पे लगाएंगे? उन्होंने कहा ना जो ब्रिक्स करेंसी यूज करने वालों पे लगाएंगे, तो कोई भी वो करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, तो यूज भी कोई नहीं करता है, चाइना भी यूज नहीं करता है, इंडिया को तो छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस जो खतरा है वो ये है दूसरा वाला, जो अप्रैल में उनके एक सीनेटर ने कहा था कि 500% टैरिफ लगा देंगे जो लोग रशिया से कुछ भी एनर्जी खरीदेंगे। तो वो सब बातें तो वो रोज एक नई चीजें ट्रम्प छोड़ते हैं, कितना सीरियस है कितना नहीं होता है। और इंडिया को तो हमेशा रेडी रहना चाहिए कि ये अगर ट्रेड डील कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कल को नए सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। इसलिए इंडिया को बिना कुछ सरेंडर किए हुए ट्रेड डील करना चाहिए। कल को अमेरिका कुछ हमको दूसरा नेगेटिव अगर हमें एक्शन लेता है तो हमको उसको काउंटर करना चाहिए। हमको अमेरिका को बिल्कुल बिना डरे हुए एज ए इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। आज हम शायद अमेरिका को बहुत ज़्यादा भाव दे रहे हैं, लेकिन मुझे वो शोले फिल्म का डायलॉग हमेशा याद रहता है, जो डर गया समझो मर गया। कोई जरूरत नहीं किसी भी डर गया मर गया। एम्बेसडर त्रिगुणाय जी, अभी हम लोगों को बगैर कुछ सरेंडर किए हुए डील कर लेना चाहिए। ये जो डील हो जाएगी वो फाइनल डील नहीं है, पता नहीं कब क्या कुछ और नया टैरिफ लेके पहुंच जाए ट्रम्प साहब। यही रणनीति सही है? देखिए, ट्रम्प के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। मैं नहीं समझता कि वो कभी, आपने पता नहीं कुछ 2-4 दिन पहले फरीद ज़कारिया का एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, और उसने 4 लोगों को जो था उनको इंटरव्यू किया। उसमें जॉन बोल्टन जो थे उनके पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनसे पूछा गया कि भाई आप उनके साथ काम करते थे तो क्या था। तो उन्होंने कहा कि वो रोज सुबह ऑफिस में आके बताते थे, पूछते थे अच्छा भाई आज क्या किया जाए। तो उनकी ये अप्रोच है। तो अब कल किसको चैलेंज करें, क्या करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। लेकिन ये बात सही है अजय जी की, कि जो भी हमारा ये मिनी ट्रेड डील बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि शायद तैयार हो गई है, कल तक शायद कुछ आ भी जाए खबरें में। तो अगर वो है तो ये गारंटी नहीं है कि कल वो उसके बदल नहीं जाएंगे, उसके पीछे नहीं, पता नहीं क्या बात उनको किस बात से गुस्सा कर दे, और उनका किसी बात पे या लगे कि भाई बोर हो गए, चलो आज 50% और लगा दो। तो लेट अस जस्ट डील विद इट। ये एक डिसरप्शन है और होता है, उसको मैं समझता हूँ कि दुनिया धीरे धीरे सीख जाएगी कैसे उनको डील करना है। बिल्कुल, हमें अगले 3.5 साल तक ऐसे ही डिसरप्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वर्ण सिंह साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज उन्होंने कहा कि कॉपर पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कल फार्मा पे बढ़ाएंगे, तो ये होता रहेगा। पर इसमें जो संकेत सेमीकंडक्टर भी लाइन में, सेमीकंडक्टर भी लाइन में है, पर संकेत जो सामने हैं, आप देखें कि व्यापार की संधि पर बातचीत हो चुकी है। वहां के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, और जो 14 देशों को कल चिट्ठियां लिखी हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने को लेकर, भारत उस सूची में नहीं है। तो इसका क्या संकेत है कि शायद दोनों तरफ से कंसेशन, ये नहीं कि एक देश सरेंडर करेगा, दोनों देश से। एम्बेसडर त्रिगुणायक तो डिप्लोमेट है, समझते हैं कि कोई एक तरफ से संधि नहीं होती है, दोनों तरफ से कुछ कंसेशन होते हैं। और अभी तक संकेत ये है कि कुछ ना कुछ इसका नतीजा निकलेगा, संधि बनेगी। वो ऑफ कोर्स वो एक फर्स्ट ट्रांच होगा, उसके बाद लगातार और बातचीत चलती रहेगी।
पर एक तरह से आधारशिला इसमें रखी जाएगी कि किस तरह की बातचीत भारत से होने वाली है। तो मुझे लगता है कि भारत के साथ संधि होने के संकेत ज्यादा हैं बजाय के संधि ना होने के संकेत हो। और ये टैरिफ की जहां तक बात है तो बेसलाइन 10% तो वो कह चुके हैं। अब ये ब्रिक्स में शामिल होने वाले देशों को कह रहे हैं 10% टैरिफ लगाऊंगा, तो वो जो 10% बेसलाइन है वही रहेगा या 10% एडिशनल होगा ये भी साफ नहीं है। तो बहुत सी चीजें लगातार जो है वो सामने उलझी हुई आती रहेंगी और भारत को लगातार इससे सुलझना होगा कि इसी तरह के माहौल में किस तरह से तालमेल अमेरिका से बनाना है। तालमेल ना बनाने का विकल्प भारत के पास नहीं है। भारत को आज सभी बड़े देशों के साथ तालमेल बनाना होगा और ब्रिक्स में रहते हुए अमेरिका से भी दोस्ती रखनी होगी। अमेरिका से भी दोस्ती रहनी पड़े। एक और चीज़ जो आप बताना भूल गए प्रोफेसर साहब, वो है कि डेली सुबह उठ के ट्रंप का ट्रूथ सोशल जरूर देख लिया करिए कि पता नहीं क्या लिखा उन्होंने, क्या असर पड़ने वाला। चलिए, आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा रही, धन्यवाद कीमती समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।